अब आप आएंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपको क्या देखना है कि जितने भी पैसे आ रहे हैं और पैसे जा रहे हैं, जैसे मान लो अगर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स किया, अगर आपने कोई परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स किया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा। समझिए, अगर आप सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स करते हो तो ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, क्योंकि इनफ्लो हो जाता है। परचेज किया तो आउटफ्लो हो गया और सेल किया तो इनफ्लो हो गया। ठीक है, अच्छा कोई इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर किसी इंटरेस्ट आ रहा है इन्वेस्टमेंट पे तो आपके पास में क्या आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है। रेंट आ गया, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी है उसे रेंट आ गया, तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। देख रहे हो ये कौन सी चीज़ है जहाँ पर पहले आपने इन्वेस्ट किया हो तो उससे कुछ इनकम आ रहा है, तो जो भी इनकम आ रहा है उसको प्लस कर देंगे, है ना। अगर आपने रीपेमेंट कर दिया, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट किया, अगर आपने परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट किया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझिए, अच्छा इसमें देखो क्या करोगे, अगर मान लो फिगर आया तो कैश फ्लो या यूज्ड, है ना, फ्रॉम और इन। अब देखो कैश फ्लो फ्रॉम, अगर प्लस आया तो ठीक है, अगर प्लस आया तो कैश फ्लो फ्रॉम, और अगर माइनस आया तो कैश यूज्ड इन, है ना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सिंपल एक्टिविटी, बहुत ही आसान है, कोई टेंशन नहीं। अच्छा ये तो हो गया इन्वेस्टिंग में। इसी तरीके से कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब यहाँ पर जितने भी फाइनेंसिंग से रिलेटेड हैं उसको ले लेंगे। जैसे मान लो इश्यू ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम, क्या लिखना ऐसे होता है, प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, है ना। अगर इक्विटी है तो इक्विटी लिख देना, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस लिख देना। ठीक है, अच्छा प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ, मान लो 9% डिवेंचर है, पूरा लिखना है आपको। ठीक है, 9% डिवेंचर पैसे आ गए। अगर आप इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, अगर आपने डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे किया तो माइनस हो गया। अगर आपने रिडम्पशन ऑफ, अब देखो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर होगा या प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर रहे हो तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं। अच्छा इंटरिम डिविडेंड पेड, अगर आपने इंटरिम डिविडेंड पे किया तो आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर आपने प्रपोज्ड डिविडेंड पे किया, प्रपोज्ड डिविडेंड पेड, जो प्रीवियस ईयर वाला था, जो आपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में ऐड बैक किया था, वो यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, ये सब आप माइनस करेंगे। फाइन, तो फिगर जो भी आएगी, जो भी आपके पास में फिगर आएगा वो क्या होगा, सेम कैश फ्लो। अगर पॉजिटिव है तो कैश फ्लो फ्रॉम, और नेगेटिव आया तो यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। समझिए, प्लस हुआ या नहीं तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस हुआ तो यूज्ड हो जाएगा, प्लस हुआ तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ जाएगी। अब अंत में क्या करेंगे, तो मान लो जैसे ऑपरेटिंग को ए ले लिया था, इसको बी ले लिया और इसको सी ले लिया, तो तुम क्या करोगे, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को प्लस कर दिया, ए प्लस बी प्लस सी तीनों को प्लस कर दिया, और यहाँ पर लिख दिया अपने कैश, क्या लिखोगे, तीनों को प्लस करने के बाद क्या लिखोगे, नेट इंक्रीज
इंक्रीज और डिक्रीज। अगर प्लस में आया टोटल करने के बाद, तीनों को टोटल करने के बाद प्लस में आया तो इंक्रीज हो जाएगा, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर प्लस आया, देखो प्लस आया तो इंक्रीज हो गया, और अगर माइनस आया तो डिक्रीज हो गया। जो लिख दिया यहाँ पे किसको, ऑपरेटिंग से जो आया उसको, और इन्वेस्टिंग से जो आया उसको, और फाइनेंसिंग से जो आया उसको, तीनों को जोड़ दिया तुमने, तीनों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद क्या आया, नेट इंक्रीज। अगर पॉजिटिव है तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और अगर नेगेटिव है तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, इसमें प्लस क्या कर दोगे, इसमें ऐड कर दोगे, इसमें ऐड कर दोगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कर दिया ऐड, अच्छा इसमें ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद तुम्हारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जब ये आ जाएगा ना, और ये तुम्हारे बैलेंस शीट में जो करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, उसमें ओपनिंग भी है यानी कि प्रीवियस ईयर का भी है, और क्लोजिंग भी यानी करंट ईयर का भी है। तो जो प्रीवियस ईयर का है उसको जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, करंट ईयर का आ जाएगा, यानी इसको हम बोलेंगे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोलेंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो तुमको जैसे ये आ जाएगा ना, इसको देखोगे तो तुमको लगेगा यार ये, हाँ ये तो हमारे जो बैलेंस शीट में था दिया हुआ करंट एसेट्स में, है ना, करंट ईयर का जो दिया हुआ था वो आ गया, तो तुम्हारा ये हो गया क्वेश्चन करेक्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करेक्ट हो गया। अब इस सारी चीज़ों पर पहुंचने के लिए थोड़े से सर्कस करने पड़ते हैं। तो क्या क्या सर्कस करने पड़ते हैं हम उसको आपको बताएंगे। जैसे कि अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज है, सेल है फिक्स्ड एसेट्स का, ये कैसे पता करना है, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के बारे में बात करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स या टैक्स पेड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो थोड़ा सा आप वर्किंग नोट्स कैसे बनाओगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, रेडी है बच्चा लोग, चलो ठीक है। फिर मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ बात करूं, आपने अभी अभी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बारे में देखा कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, तो आपको क्या क्या समझना। देखो, अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखते हो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात हम करते हैं, तो इसके बारे में देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे मान लो कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ठीक है, ओके, और शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, अगर कोई शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स हो, अगर कोई करंट इन्वेस्टमेंट हो। अब करंट एसेट्स में जाएंगे, करंट एसेट्स में देखेंगे बैलेंस शीट में, करंट एसेट्स में कि करंट इन्वेस्टमेंट है, तो इसका मतलब यह इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ, करंट एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, मतलब ये मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट है या मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, मतलब करंट इन्वेस्टमेंट है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कई बार आपको स्पेशली ऐसे दिया हुआ होता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। ठीक है, और ये लिखे होंगे कहाँ पे पता है, ये सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर लिखे हुए होंगे। करंट एसेट्स जो आपका मेन हेड हो गया, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या हो गया, सब हेड हो गया। तो जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सब हेड लिखा हुआ है, उस सब हेड के बारे में डिस्क्रिप्शन जो है वो आपके नोट्स टू अकाउंट्स में गिवन होता है। तो वहाँ पर दिया हुआ रहेगा कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, या शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, या करंट इन्वेस्टमेंट्स, या मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। तो जैसे मैंने अभी पीछे बताया था आपको कि ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखेंगे, तो ओपनिंग यानी कि प्रीवियस ईयर में ये सारी चीज़ें लिखी रहेंगी। तो आप वहाँ पर जब आप फाइनली क्वेश्चन कर रहे होंगे लास्ट में, तो वहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और उसके अंदर जो जो चीज़ें हैं उन सबको वहाँ पर आप लिखेंगे। फिर टोटल जो है आप करके जो नेट इंक्रीज और डिक्रीज है उसमें उस टोटल को करके दिखाएंगे, ऑटोमेटिकली वो बराबर में आ जाएगा क्लोजिंग के। फिर क्लोजिंग में जो जो आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो भी वहाँ पर शो कर देंगे। ठीक है, और उसका टोटल यहाँ लिख देंगे, और साथ में आपका जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फाइनल है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो भी दिखता रहेगा। तो दोनों ऑटोमेटिकली क्या हो रहे हैं, मैच कर रहे हैं। समझ गए? चलिए, तो सबसे पहले आपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट समझ लिया क्या होता है। ओके, कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है, देखिए कई बार लिखा हुआ रहेगा बैलेंस शीट के अंदर, नोट्स टू अकाउंट्स में लिखा हुआ रहेगा करंट लायबिलिटीज। क्या लिखा रहेगा?
करंट लायबिलिटीज। कहाँ लिखा हुआ है? मैं कह रहा हूँ बैलेंस शीट में क्या लिखा हुआ है? करंट लायबिलिटीज लिखा हुआ है। उसके नीचे लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। क्या लिखा हुआ है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर प्रीवियस ईयर का भी लिख दिया और यहाँ पे करंट ईयर का भी शॉर्ट टर्म प्रोविजन लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आप आ जाते हो नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में। कहाँ आ जाते हो? नोट्स टू अकाउंट्स में आ जाते हो। वहाँ पर आपकी जो है करंट लायबिलिटीज ऐसे ही लिखी रहेगी और उसके नीचे लिखा रहेगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और इसके बाद लिखा रहेगा, या करंट लायबिलिटीज नहीं भी लिखी रहेगी तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और यहाँ लिखा रहेगा या करंट लायबिलिटीज लिखी रहेगी और प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा रहेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स। फिर प्रीवियस ईयर का भी हो गया और करंट ईयर का भी प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा हुआ। तो क्या करना है, जब भी कभी करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिखे तो सीधे नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में झांको, वहाँ झांकोगे, वहाँ देखोगे कि ये जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है ये एक्चुअली प्रोविजन फॉर टैक्स की बात कर रहा है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर की और प्रीवियस ईयर की दोनों की दी हुई है, दी हुई रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो पहली बात तो आप ये समझें कि अगर आपका प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है ना, अगर आपका प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, ठीक है, पहली बात तो आप ये समझें कि अगर आपका प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। मैं कह रहा था कि यार प्रोविजन फॉर टैक्स अगर करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का दिया हुआ हो, ठीक, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई हो टैक्स के बारे में, पहली बात क्या बता रहा हूँ, पहली बात बता रहा हूँ कि प्रोविजन फॉर टैक्स 2 सालों का दिया हुआ हो और आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई हो, तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, देखिए जो प्रीवियस ईयर की प्रोविजन फॉर टैक्स है और जो करंट ईयर की क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, किसकी, करंट ईयर की और प्रीवियस ईयर की। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि करंट ईयर की प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन हो और प्रीवियस ईयर की प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन हो, ठीक है। तो क्या करना है, प्रीवियस ईयर की प्रोविजन फॉर टैक्स को टैक्स पेड कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है, टैक्स ये बड़ा दिक्कत है, ये जो आवाज़ होने लगता है ना, तो प्रोविजन फॉर टैक्स अगर प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की दी हुई हो तो क्या करना है, प्रीवियस ईयर की जो प्रोविजन फॉर टैक्स है उसको एज टैक्स पेड ट्रीट करेंगे। और टैक्स पेड को पता ही है आपको, इसको कहाँ करना है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, कहाँ पे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। कहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, याद रहेगा, ठीक है। और जो करंट ईयर की प्रोविजन फॉर टैक्स है, जो करंट ईयर की प्रोविजन फॉर टैक्स है उसको हम क्या करते हैं, जो नेट प्रॉफिट है सब्ट्रैक्ट घटा देते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट मतलब घटा देते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में जो टैक्स पेड होता है ना, वो यही टैक्स पेड होगा, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो टैक्स पेड होता है, जहाँ पर आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में लिखते हो ना माइनस टैक्स पेड, वो टैक्स पेड करने के बाद ही कैश फ्लो और कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है। तो वहाँ पर आप क्या करते हो, टैक्स पेड को प्रीवियस ईयर की प्रोविजन फॉर टैक्स को माइनस कर देते हो, और करंट ईयर की जो प्रोविजन फॉर टैक्स होती है वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो आप निकालते रहते हो वहाँ पर इसको ऐड बैक कर देते हो। यहाँ पर क्या करते हो आप, ऐड बैक कर देते हो। समझ में आई बात, इसको ऐड बैक कर देते हैं। स्टोरी समझ में आ गई? क्या कर देते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स अगर आपको सिर्फ दिया हुआ हो, करंट ईयर की और प्रीवियस ईयर की प्रोविजन फॉर टैक्स दी हुई हो, तो इसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर की प्रोविजन फॉर टैक्स को एज टैक्स पेड हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, और करंट ईयर की प्रोविजन फॉर टैक्स को हम क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे, कहाँ पर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालने में। तो पहली बात तो समझ गए आप कि प्रोविजन फॉर टैक्स अगर अकेले अकेले दिया हुआ हो और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं हो तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसी में यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ हो कि प्रोविजन फॉर, यहाँ जो है
देखो यहाँ पर दो में से एक बात लिखी हुई रहेगी, दो में से कोई एक बात लिखी हुई रहेगी। बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट्स में 2 साल की प्रोविजन दी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो है ना दो में से कोई एक बात हो सकती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखी हुई हो। तो क्या हो, मान लो लिखा हुआ हो टैक्स पेड, लिखा हुआ हो टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये लिखा हुआ मेंशन हो, ठीक। या लिखा रहेगा प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से मेरी बात को समझना है। पहली बात तो मैंने डिस्कस कर दी। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास में एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी 2 सिचुएशंस हो सकते हैं। पहला, या तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ हो सकता है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, खाली ये लिखा हुआ हो सकता है। या दूसरी बात, या तो ये लिखा रहेगा टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, या ये लिखा होगा प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। अगर ये लिखा हुआ है तो ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत है, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर को आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में यहाँ पर ऐड बैक करते हैं। और अगर ये लिखा हुआ है तो ये निकालना जरूरी है, क्योंकि टैक्स क्या आपने साल में पे किया उसको आप यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रोविजन फॉर टैक्स, यहाँ पर बताता हूँ, देखो क्या लिखोगे, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट आप प्रिपेयर कर दीजिए। बहुत ही आसान है, यहाँ पर डेबिट और यहाँ पर क्रेडिट। अब जो मैंने बैलेंस शीट में आपको दिखाया था कि प्रोविजन फॉर टैक्स जो है करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का है, ठीक। तो जो ओपनिंग बैलेंस हुआ वो क्या हो गया, प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस है वो क्या हो गया, ओपनिंग बैलेंस हो गया। समझ में आ रही बात, प्रीवियस ईयर की जो बैलेंस हुई वो क्या हुई, ओपनिंग बैलेंस हुई। अंडरस्टूड। तो बाय बैलेंस बिडी ओपन कहाँ से करेगा, क्रेडिट साइड से ओपन करेगा ये, ठीक है। अच्छा, अब क्लोजिंग बैलेंस भी आपको दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे टू बैलेंस CD। क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है तो आप लिख देंगे टू बैलेंस CD। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल एग्जांपल यहाँ पर हम ले लेते हैं, ठीक। हम ये मान के चलते हैं कि इस साल था 50,000 और इस साल हो गया 75,000। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर मान लीजिए 15,000 है। अभी ये मान के चलते हैं, पहला केस मान के चलते हैं कि टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 15,000 है। ओके, तो जो टैक्स पेड होगा वो यहाँ लिखेंगे आप, 2 लिखेंगे बैंक, क्या लिखेंगे, टैक्स पेड, कितना 15,000। यहाँ कितना था ये 15,000, यहाँ 50,000 था, यहाँ मैंने 50,000 लिख दिया, और यहाँ कितना था ये सब 75,000 था। तो टोटल कितना हो गया जी 90,000 हो गया। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे 90,000 हो गया। शॉर्टेज किधर है, क्रेडिट साइड में शॉर्टेज है, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो कितना है जी 40,000 है। ये क्या हो जाएगा, बाय स्टेटमेंट ऑफ तो यहां देखिए ये टोटल कितना हो गया 90,000 हो गया, और अब 90 यहां पर भी लिख दिया आपने, बैलेंस कितनी है 40,000 की हो गई। इसको क्या लिखेंगे, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो और ये आपकी क्या होगी, बैलेंसिंग फिगर हो गई। तो जो बैलेंसिंग फिगर होएगी वो क्या होगी आपकी, प्रोविजन फॉर टैक्स होएगी, किसकी, करंट ईयर की। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे। समझ में आ रही बात, ये निकाल लिया, ये हमको दिया हुआ था, जो माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वो तो दिया हुआ था, ओपनिंग क्लोजिंग भी दिए रखी थी प्रोविजन फॉर टैक्स की। तो जो बैलेंसिंग फिगर आई मेरी 40,000 बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको मैंने लिखा, ये क्या निकला मेरा, ये वो निकला जिसको मुझे क्या करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में ऐड बैक करना है। ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब मैं इसको दूसरे तरीके से लेता हूं,
अब मान लीजिए मैंने टैक्स पेड को यहाँ से हटा दिया और ये अमाउंट को भी हमने हटा दिया, सब कुछ थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसको हटा दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने लिखा प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर हो गया, मान लीजिए 25, मान लीजिए हो गया ये 45,000 का। अब मैंने क्या इन्फॉर्मेशन लिया, मैंने कहा यार प्रीवियस ईयर की 50,000 है, करंट ईयर की 75,000 है, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर हमको गिवन नहीं है। क्या गिवन है? प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 45,000 रुपये गिवन है। ठीक, तो कौन सी इन्फॉर्मेशन गिवन है? ये वाली इन्फॉर्मेशन हमारी गिवन है, ये वाली इन्फॉर्मेशन हमारी गिवन, समझ गए? तो ये वाली इन्फॉर्मेशन गिवन, तो यहाँ मैंने लिख दिया 45,000, टोटल कर दिया इधर 95,000, इधर भी 95,000। अब देखिए अब बैलेंसिंग फिगर किधर आएगा? इधर आएगा, कितना? 20,000। इसका मतलब टू बैंक, ये हो गई हमारी बैलेंसिंग फिगर और ये क्या हो गया? टैक्स पेड। बात समझ में आई? अब ये टैक्स पेड निकल गया जिसका हम यहाँ पर माइनस करेंगे। स्टोरी समझ में आई? बात समझ में आ गई? ठीक है, अब मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ सारी बातों को जो मैंने अभी आपको प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में बताया। रिकैप कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात हमने क्या करी, अगर हमारे पास में सिचुएशन ऐसा हो कि हमारे पास सिर्फ बैलेंस शीट नोट्स टू अकाउंट्स में, ठीक है ना, बैलेंस शीट, कई बार नोट्स टू अकाउंट, कई बार क्या होगा आपको नोट्स टू अकाउंट्स गिवन नहीं होंगे, सिर्फ बैलेंस शीट में लिखा हुआ रहेगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। आपको यहीं से पिक कर लेना यार ये और यहाँ पर शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो और नीचे इन्फॉर्मेशन इसमें से कोई एक दिया हो, ठीक है, या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। सबसे पहली बात तो ये समझिए, पहली बात ये समझिए कि आपके पास में सिर्फ ये दो इन्फॉर्मेशन गिवन है, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, बैलेंस शीट का इन्फॉर्मेशन है। तो जो प्रीवियस ईयर की टैक्स है, प्रोविजन है, उसको टैक्स पेड ले लेंगे और जो करंट ईयर की है उसको हम प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर ले लेंगे। उसको हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में करंट ईयर की फिगर को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालते वक्त प्लस कर देंगे और जो प्रीवियस ईयर की फिगर है उसको एज टैक्स पेड हम क्या करेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस कर देंगे। पहली बात होगी खत्म। नंबर टू मैंने बताया कि चलो यार इसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर रहेगा या नहीं तो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर रहेगा, दोनों में से कोई एक इन्फॉर्मेशन आपके पास में होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपके पास में इन्फॉर्मेशन होता है टैक्स पेड ड्यूरिंग, तो अगर आपके पास में इन्फॉर्मेशन रहेगा टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर दिखाएंगे और निकलेगा क्या? प्रोविजन फॉर टैक्स निकलेगा, ठीक है। और अगर प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, इसको यहाँ दिखाएंगे और निकलेगा क्या? टैक्स पेड निकलेगा। स्टोरी समझ में आ गई? थैंक यू। अब मैं आपको बताऊंगा किसके बारे में, देखिए एक आइटम हो गया आपके पास में एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ये है आपके पास में एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। ये कहाँ गिवन होता है? ये आपके बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट्स में गिवन होता है, ठीक है ना। ये कैसे गिवन होता है? तो आपका जो एसेट होता है उसमें माइनस करके दिखाया गया हुआ होता है, ठीक है ना। एसेट्स की जो वैल्यू होती है उसमें माइनस करके ये दिखाया गया हुआ होता है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से क्या रेलिवेंस है हमारा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से हमारा रेलिवेंस है कि भैया इस साल हमने डेप्रिसिएशन कितना दिया है, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन हमने करंट ईयर में दी हुई होती है उस डेप्रिसिएशन को हम क्या करते हैं? तो प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी में नॉन कैश के तौर पे ऐड बैक करते हैं। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से, अब अगर मान लीजिए आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 ईयर का दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है, अगर आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 साल का दिया हुआ है और कुछ भी नहीं लिखा हुआ नीचे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये दिखाया एसेट्स हैं, एसेट्स की वैल्यू के नीचे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस किया हुआ है,
सिर्फ इतना दिखाता है तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, उस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का जो डिफरेंस होगा, जो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का डिफरेंस होगा वही आपका डेप्रिसिएशन करंट ईयर की हो जाएगी, जिस डेप्रिसिएशन को आपने क्या करना है, शोर बहुत होता है यार ये। तो देखिए प्रश्न में जो है कई बार लिखा हो, जब आपके पास क्वेश्चन में ना एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन होगा तो क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा मशीनरी एट कॉस्ट, कई बार ऐसे लिखा होगा मशीनरी एट कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब ओरिजिनल कॉस्ट। अगर मशीनरी नेट लिखा हुआ या एसेट नेट लिखा हुआ इसका मतलब है कि डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस किया गया हुआ है, ठीक है। अगर लिखा हुआ हो कॉस्ट तो इसका मतलब है कि इसकी जो हिस्टोरिकल वैल्यू है जितने में आपने खरीदी है वो मशीन की या वो एसेट की लिखी हुई है। अगर उसमें लिखा हुआ हो नेट तो इसका मतलब है डेप्रिसिएशन कहीं और लग रहा है, सॉरी नहीं, अगर मान लीजिए लिखा हुआ हो नेट तो इसका मतलब है कि एसेट के साथ ही डेप्रिसिएशन अकाउंट, मतलब डेप्रिसिएशन जो एसेट के साथ ही दिया जा रहा है, ठीक है, उसके लिए कोई अलग अकाउंट नहीं बनाया जा रहा है। अगर कॉस्ट पर लिखा हुआ हो तो इसका मतलब है कि इसके लिए अलग अकाउंट बनाया जा रहा है, ठीक है। और उसको ही हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, या उसको हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? या तो बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोलते हैं, याद रहेगा। अब देखिए अगर मान लीजिए आपके प्रश्न में खाली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन हो, ठीक है, कि मान लो पिछले साल का 1 लाख था और इस साल का 1,10,000 हो गया, तो दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, जो डिफरेंस होगा वही आपका डेप्रिसिएशन होगा। क्या कहा मैंने? अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो और इसमें आपको प्रीवियस ईयर की दी हुई हो और करंट ईयर की दी हुई हो, प्रीवियस ईयर की दी हुई हो या एंड करंट ईयर की दी हुई हो, ठीक है, प्रीवियस ईयर की दी हुई और करंट ईयर की दी हुई, सिर्फ ये है। तो क्या करेंगे आप? करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, और ये जो भी होगा वो साल में जितना आपने डेप्रिसिएशन दिया है ना एसेट पे वो होगा, ठीक है। चाहे केस ये हो चाहे केस ये हो, चाहे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखा हुआ हो चाहे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखा हुआ हो, दे आर वन एंड द सेम थिंग। अंडरस्टूड? पहली बात समझ में आ गई? तो ये पहली बात हो गई, ठीक, कि अगर नीचे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई भी बात नहीं है, तो सीधे हम दोनों साल के डिफरेंसेस को माइनस करेंगे और जो आएगा वो हमारा हो जाएगा डेप्रिसिएशन, जिसको कि हमने वो जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के बाद
ठीक है, ऐड करते हैं नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो नॉन कैश के अंदर डेप्रिसिएशन आता है, तो वहाँ पर डेप्रिसिएशन, इस डेप्रिसिएशन का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। पहली बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा देखिए दूसरी बात क्या हो सकती है, दूसरी बात ये हो सकती है कि आपको करंट ईयर प्रीवियस ईयर की डेप्रिसिएशन दी हुई है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दी हुई है, और साथ में आपका एसेट भी बैलेंस शीट में दिया हुआ है, और नीचे में क्या लिखता है, जो आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको उसने क्या दे दिया, उसने कहा कि देखो यार तुम्हारे पास में एक एसेट था जिसको तुमने बेचा है, ठीक है ना, तुमने उसको बेचा है, ठीक है, ओके। तो कहता है कि एक एसेट थी, मान लीजिए कहता है कि भैया ऐसा है कि एक मशीन थी जिसकी कॉस्ट 40,000 थी, मान लीजिए एक एसेट थी, एसेट कॉस्टिंग 40,000, कहता है कि एसेट है जिसकी कॉस्ट क्या है 40,000 है, और हम ये मान के चलते हैं कि जो प्रीवियस ईयर की एसेट, मतलब इसमें छोटा सा ये ले लेते हैं कि जो प्रीवियस ईयर है उसमें 1,00,000 रुपये है, और यहाँ पर आपकी 1,10,000 रुपये है, ठीक। और जो चीज़ मैं अभी बताने वाला हूँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, यहाँ पर एक और चीज़ दी रहेगी, मान लीजिए जो एसेट है उसकी कॉस्ट पे वैल्यू गिवन होएगी, ठीक, प्रीवियस ईयर की गिवन होएगी और करंट ईयर की आपकी गिवन होएगी, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर की मान लीजिए आपकी दी हुई है 4,00,000 और करंट ईयर की दी हुई है मान लेते हैं हम लोग 4,20,000, ठीक है। मतलब प्रैक्टिकल के साथ थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर के मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप समझ जाएंगे। तो और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है, मतलब ये आपके इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपके बैलेंस शीट में गिवन होते हैं कि आपकी जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है उसका प्रीवियस ईयर इतना था, करंट ईयर इतना था, यानी ओपनिंग बैलेंस 1,00,000 की थी, क्लोजिंग बैलेंस 1,10,000 का था। साथ में उसी बैलेंस शीट में एसेट के बारे में भी लिखा हुआ है कि एसेट एट कॉस्ट है, जैसे ही ये डेप्रिसिएशन होगा वैसे ही कॉस्ट पे ही लिखा रहेगा। तो प्रीवियस ईयर यानी ओपनिंग बैलेंस 4,00,000 है और क्लोजिंग बैलेंस 4,20,000 है, ऐसा दिया हुआ है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको ये लिखता है कि वो एसेट जिसकी कीमत 40,000 थी, है ना, विद इट्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कहता है इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, विद इट्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी इसकी जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी, इसकी जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी वो थी 24,000। कितनी थी मान लेते हैं 24,000 थी, है ना। और बोला कि वाज सोल्ड, बोला कि वाज सोल्ड फॉर रुपीज़, मान लीजिए कि उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 24,000 थी और इसको आपने बेचा 20,000 में, सोल्ड फॉर रुपीज़ 20,000, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए आपको करंट ईयर की क्या डेप्रिसिएशन है, अब ये निकालना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि आपको पहली दफ़ा मैंने क्या बताया था कि सिर्फ डिफरेंस निकाल के आप ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर तो थोड़ा सा बात घूम गया। अब जब घूम गया तो हम क्या करेंगे, दो अकाउंट बनाएंगे। एक तो हमने एसेट अकाउंट बना लिया, ठीक है जी, एसेट अकाउंट बना लिया, और दूसरा हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना लिया, ये अकाउंट बना लिया। अच्छा, सबसे पहले मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को लेके आता हूँ। ये हो गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना था, क्लोजिंग कितनी, ओपनिंग कितनी थी 1,00,000 थी, बीडी मतलब ओपनिंग, क्लोजिंग कितनी थी, टू बैलेंस सीडी 1,10,000 थी, समझ गए। अच्छा, अब बोला कि आपने एक एसेट को बेचा है जिसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 24,000 है। तो भाई जिस एसेट को तुमने बेचा है उसका डेप्रिसिएशन भी तो यहीं पे है, इसी फिगर में उसका डेप्रिसिएशन है टोटल, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब ही है कि आप सारी डेप्रिसिएशन यहाँ देते हो, इकट्ठा किया हुआ डेप्रिसिएशन यहाँ पर है। तो जिस एसेट को तुम बेच रहे हो उसके ऊपर बोला भी हुआ है कि उसकी जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो है 24,000 रुपये। तो उस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्या करोगे तुम, उस एसेट, जिस एसेट को तुम बेच रहे हो उस एसेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे 24,000। यानी यहाँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू एसेट लिखा तो यहाँ पर लिख दोगे बाय एक्यूमुलेटेड, यहाँ पर लिखोगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है, कितना 24,000 जिस एसेट को बेचा तुमने। और समझ में आई बात। अब इसको क्या करो, टोटल करो, ये कितना हो जाएगा 1,34,000 हो जाएगा। इस तरफ भी तुम दिखाओगे 1,34,000। तो भाई
इस साल डेप्रिसिएशन कितना दिया, ये निकल जाएगा यहाँ से। क्या निकल जाएगा, इस साल डेप्रिसिएशन कितना दिया आपने, हेलो, इस साल डेप्रिसिएशन आपने कितना दिया, ये निकल जाएगा। तो लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ठीक, कितना हो गया हम करके 34,000। तो डेप्रिसिएशन कितनी दी इस साल, 34,000 की दी, ठीक है ना, 34,000 की डेप्रिसिएशन दी। तो ये कहाँ चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, 34,000 की डेप्रिसिएशन दी। तो अब आप क्या करोगे, इसको भाई डेप्रिसिएशन दे दी 34,000 की, इसका इस्तेमाल, इसमें डेप्रिसिएशन आपको निकल के आ गया कि डेप्रिसिएशन कितना हमारा हुआ, इस कैलकुलेशन से पता चल गया कि भैया हमारा कितना डेप्रिसिएशन इस साल हुआ, हमने कितना डेप्रिसिएशन दिया, करंट ईयर की डेप्रिसिएशन। स्टोरी समझ में आ रही है। तो इस डेप्रिसिएशन का क्या करेंगे, इस डेप्रिसिएशन का यूज़ क्या करेंगे, क्या हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे, क्या हम इसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ऐड करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो होता ही नहीं है। अच्छा, तो क्या हो गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो होता ही है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो होता ही है। देखिए मैं थोड़ा सा आपको घुमा फिरा देता हूँ ताकि आपका दिमाग जो है ना इधर उधर ना जाए। तो ये डेप्रिसिएशन हमारा निकल गया, यानी कि करंट ईयर की डेप्रिसिएशन हमारी ये है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के बाद जो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग करते हो, तो ये नॉन कैश क्या हो गया, तो डेप्रिसिएशन निकल गया ना हमारा, तो डेप्रिसिएशन यहाँ से निकल जाएगा। अब दूसरी बात देखिए, अब आप क्या करेंगे, यहाँ जो एसेट है इसकी जो ओपनिंग बैलेंस है वो ले आएंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितनी थी बॉस, 4 लाख रुपए थी जो प्रीवियस ईयर का है, और बाय बैलेंस CD कितनी थी, 4,20,000 की थी, ये हमने लिख दी यहाँ पे। अच्छा, इस मशीन की जिसकी कॉस्ट 40 थी उसको बेची है 20,000 में, तो हमने लिख दिया बाय बैंक, कितने में बेची, 20,000 में बेची। अब इसमें एक और वर्किंग आपको करने को आएगा, क्या करने का होगा मालूम, कि ये जो मशीन थी 40 की, उसको जो आपने 20 में बेची, उसमें फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, क्या हुआ, फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। अब ध्यान दीजिए, अब आपने क्या किया, तो आपने यहाँ पर एक छोटा सा और एक वर्किंग, आपने यहाँ पर एक छोटा सा वर्किंग कर लिया। आपने देखा कि कॉस्ट क्या थी, कॉस्ट कितनी थी एसेट की, कितनी थी एसेट की, जिस एसेट को आपने बेचा उसकी कॉस्ट कितनी थी, 40,000 थी, कितनी थी, 40,000 थी। इसमें से माइनस क्या कर दिया, इसके ऊपर जितनी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी, कितनी थी बॉस, 24,000 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी। माइनस में क्या निकाला, 16,000 इसकी क्या हो गई, बुक वैल्यू हो गई। सेल कितने में किया, सेल कितने में किया, 20,000 में किया। तो देखो सेल 20,000 में किया, तुम्हारी बुक वैल्यू 16,000 है, तो आपको क्या हो गया, 4,000 का क्या हो गया दोस्त, 4,000 का प्रॉफिट हो गया। हेलो, 4,000 का प्रॉफिट ऑन सेल हो गया, ठीक है। अब इस 4,000 का प्रॉफिट ऑन सेल का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम, वहाँ माइनस करेंगे। तो वहाँ ये निकल गया कि भाई वहाँ ये 4,000 रुपये माइनस करोगे, डेप्रिसिएशन निकल गया इससे, तो डेप्रिसिएशन को वहाँ आप प्लस करेंगे। और चूंकि प्रॉफिट आया है तो यहाँ पर लिख देंगे टू स्टेटमेंट ऑफ P&L, ठीक है ना, कितना, 4,000 का प्रॉफिट आया, ठीक है। अब देखो, अब इसमें सारा काम तुम्हारा क्या हो गया, खत्म हो गया। इसको जोड़ोगे तो तुम्हारा क्या निकलेगा, 4,64,000। अब यही फिगर यहाँ पर लिख दोगे, 4,64,000। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब बैलेंसिंग फिगर देखो कितना आया, 60,000 का आ रहा है, 60,000 का आ रहा है। किस तरफ आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, डेबिट साइड में आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि टू बैंक, यानी आपने क्या किया, इस साल परचेज करा है आपने एसेट, क्या किया है आपने, 60,000 की एसेट आपने बॉस क्या करी है, परचेज करी है। व्हाट द पॉइंट, 60,000 की एसेट। अब इस परचेज को कहाँ पे यूज़ करोगे, इस परचेज को यूज़ करोगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इस परचेज को कहाँ यूज़ करोगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, जहाँ पर कैश आउटफ्लो होगा। तो इस दो अकाउंट से आपने कई सारी चीज़ें सीखी कि भाई इस करंट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन हुआ जो ऐड बैक करेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल क्या हुआ, यहाँ पर लॉस ऑन सेल भी हो सकता था। अगर ये फिगर कम होती तो लॉस ऑन सेल हो जाता। लॉस ऑन सेल कहाँ दिखाते, इस तरफ दिखाते, इस तरफ दिखाते। इस लॉस ऑन सेल को फिर से हम लोग नॉन कैश में ऐड कर देते। प्रॉफिट
ऑन सेल को हमने नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम के तौर पे माइनस कर दिया, ठीक है, और इसी से निकल गया हमारा परचेज, एसेट्स कितने में परचेज किया। तो ये जो परचेज किया ये आउटफ्लो हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और ये जो सेल किया ये इनफ्लो हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अंडरस्टूड? ट्रीटमेंट समझ में आ रही है आपको? तो ये ट्रीटमेंट आप करेंगे एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के केसेस में। गॉट इट?